तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपना एग्ज़ाम का तैयारी पूरे मन लगा के आप कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार बोर्ड ने हिस्ट्री का जो मॉडल पेपर जारी किया है, उसका आंसर को देखेंगे, यानी उसका आंसर की को देखेंगे, सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है? और आपको बता दें, इससे पहले हम पॉलिटिकल साइंस का वीडियो बना चुके हैं, होम साइंस का बना चुके हैं, हिंदी का बना दिए हैं, तो जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप लोग जा कर के अपना उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना समय को गंवाए। एक बार और आपको बता दें, ये जो वीडियो आप पूरी अच्छी तरह से देख लेते हैं, एकदम सभी क्वेश्चन को, मेरा मतलब सेंस ये है कि इसमें जितना भी क्वेश्चन है आप उससे अच्छी तरह से आप याद कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में आप 30 से 35 नंबर ऐसे ही आप सही कर लीजिएगा, है ना? और जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री में प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा टोटल, और जिसमें आपको बनाना रहेगा 50 हुआ, है ना? तो आराम से इजीली में आप 30 से 35 को तो ऐसे ही सही कर लीजिएगा, पूरे सिर्फ इस वीडियो को देख करके। और आगे भी यदि और भी ज़्यादा नंबर लाने की मतलब चाह रहे हैं, तो ढेर सारा वीडियो हम बना कर रखे हुए हैं, डाल दिए हैं इस चैनल पर, मतलब हिस्ट्री का डाले हुए, तो उससे भी जा कर आप देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे, ठीक है? तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में हम देखते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बिहार बोर्ड ने जारी किया है ऑफिशियल मॉडल पेपर उसका, ठीक ना? चलिए, जैसे कि पहला नंबर प्रश्न में है, और सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा ना इसमें का, सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, है ना? चलिए, तो पहला प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है, अभिलेख आता है, पुराना मंदिर भी आता है, सिक्के भी आता है ना? को नहीं आता है, तो ये साहित्य नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न में है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? आपको पता होगा ये कहाँ मिला था। यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना कमेंट जरूर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, और अंतिम में हमें बताइएगा कमेंट करके कि आपको कितना आप पहले से ही जानते थे, यानी कितना आप सही किए हैं, ठीक है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हम बता दें, ये आपको कालीबंगन में मिला था, कालीबंगा या फिर कालीबंगन आप कह सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न में हर भी वही पूछा था, हर कहाँ प्राप्त हुआ था, तो वही मिला था कालीबंगन में, ठीक है? तीसरा प्रश्न में है कि सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? देखिए, इस प्रश्न को आपको घुमा फिरा के पूछ दिया है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको इस प्रश्न का आंसर भी आपको पता है। देखिए, सिंधु निवासी किस धातु का ज्ञान उसको नहीं था, तो लोहा का नहीं था, है ना? तो वही क्वेश्चन है, सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे, तो लोहा का उपयोग नहीं करते थे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है बच्चों? चलिए, 4 नंबर प्रश्न में है, मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाभिकों को का देश कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलमुन, मगान, मेलुहा। तो बच्चों आपको बता दें, यदि इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए झट से, थोड़ा सा समय दे रहे हैं आपको हम कमेंट करने के लिए। चलिए, आशा करते हैं कि कमेंट कर दिए होंगे आप, है ना? फिलहाल इसका राइट आंसर की बात करते हैं, ये मेलुहा होगा, मेलुहा, ठीक है? ये देखिए, इनमें से सभी यहाँ है, वहाँ मत भागिएगा, याद रखिएगा, पहले देखिएगा ऑप्शन को, ठीक ना? मेलुहा, मेलुहा। 5 नंबर प्रश्न में है कि सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह मिले? बताइए, कितना मिला था? 26, ठीक है बच्चों? आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कोशिश करते हैं छोटा से छोटा वीडियो बनाने का, है ना? इस वीडियो में देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न में है, हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया? तो कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया? तो ये आपको 1875 यानी 1875 ईस्वी को दिया था, ठीक है? 7 नंबर प्रश्न में है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राजगाह या फिर राजगीर
किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये मगध का था। किसका? मगध का। ठीक, 7 का याद रखिएगा, मगध राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, है ना। कमेंट बॉक्स में झट से डालिए। अर्थशास्त्र किसने लिखा? अर्थशास्त्र किसने लिखा? देखिए यहाँ कौटिल्य दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर कौटिल्य होगा ही। कौटिल्य नहीं दिया रहेगा तो इसके बदले आपको चाणक्य भी दिया रहेगा कभी कभी, तो वो भी हो सकता है, होगा, क्योंकि दोनों एक ही आदमी को बोला जाता था। ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो कौटिल्य। यहाँ कौटिल्य है तो कौटिल्य। यदि कौटिल्य नहीं लिखा रहेगा, चाणक्य रहेगा, तो आप चाणक्य में टिक लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में है कि 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो ये हो जाएगा आपको राइट आंसर 9 नंबर का REM विलियरल बने थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, देख लीजिएगा आप लोग अच्छी तरह से। 10 नंबर प्रश्न में है, धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की? धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। किसने की? तो अशोक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो हरिसेन ने की। हरिसेन ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हरिसेन। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न में है, तमिल संगम साहित्य में आनिमयी किसे कहा जाता था? आनिमयी किसे कहा जाता था? तो ये किसान को कहा जाता था बच्चों। किसको? किसान को। 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, किसान। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न में है, पाली भाषा में गणपति किसे कहा जाता था? पाली भाषा में गणपति किसान को कहा जाता था। गहपति है। पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था बच्चों? तो किसान को कहा जाता था। 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न में है, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था ये आपको 375 से लेकर के 415 ईस्वी तक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की, है ना। चलिए आगे बढ़िए। 16 नंबर प्रश्न में, चीनी तीर्थयात्री फाहियान कब भारत आया था? ये 5वीं शताब्दी में आए थे। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 16 हो गया। 17 नंबर प्रश्न को देखिए। 17 नंबर प्रश्न में है, चीन के महान दार्शनिक कौन थे? चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस थे। कन्फ्यूशियस, है ना। चलिए यहाँ 18 नंबर प्रश्न में है, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम, सभी, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सभी। आगे बढ़िए। 19 नंबर प्रश्न में है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? देखिए तक्षशिला तो ये गांधार की थी। गांधार, ओके, गांधार की राजधानी तक्षशिला था। चलिए 19 हो गया। 20 नंबर में चलते हैं, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न में है, योधे गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? तो ये तांबा का किए थे। किसका? तांबा का। तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अशोक के ब्राही शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने लगाए। ठीक है,
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का। 22 नंबर में है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले शक शासक रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर के बाद 23 नंबर में बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न में है कि बुद्ध के बचपन का नाम, गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था ये सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। यहीं पर आपसे प्रश्न कई तरह से पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप कहिएगा लुम्बिनी में हुआ था। पूछेगा आपसे कि गौतम बुद्ध जो ज्ञान की प्राप्ति उनको कहाँ हुआ था, तो कहिएगा बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में। ये अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और उनका जो मृत्यु हो गया था कुशीनगर में हो गया था। ठीक है, इससे रिलेटेड सभी प्रश्न अच्छी तरह से आप याद रखेंगे। देखिए आगे भी प्रश्न दे दिया, वही हम जो का बोले आपको, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, वही ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो अब क्या बोले हम बोध गया में। कहाँ? बोध गया में। लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सारनाथ में क्या होता? प्रथम उपदेश दिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 प्रश्न में है कि सांची स्तूप की खोज कब हुई? देखिए सांची स्तूप की जो खोज है ये आपको 1818 ईस्वी में हुआ था। 1818 को। ओके, कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। इस नंबर का राइट आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं अब 1800। हाँ, तो इससे रिलेटेड आपको एक और प्रश्न पूछा जा सकता है। सॉरी, सांची स्तूप की खोज कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पे कोई ये कहाँ पे है? तो बच्चों मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में, जिसे शॉर्टकट में हम एमपी कह सकते हैं, है ना। चलिए 26 नंबर प्रश्न में है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें जो तीर्थकर थे ये महावीर थे। कौन थे? महावीर। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि लिखा अल बिरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी? तो ये आपको फारसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 27 का क्या हो जाएगा? बी, फारसी। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है? अल बिरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी? अच्छा अल बिरूनी है, सॉरी बच्चों माफ कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर अरबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरबी। अरबी क्या हो जाएगा? अरबी राइट आंसर हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर ए अरबी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, इसे अच्छी तरह से आप याद रखेंगे। चलिए 28 नंबर हो गया। 29 नंबर प्रश्न में देखिए ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का ट्रेवल्स इन द मुगल्स एम्पायर के लेखक कौन थे? ये फ्रांसीसी वर्नियर थे। फ्रांसीसी वर्नियर। ओके, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया? देखिए भारत में ही रह गया, तो भारत में रह गया था मनुची। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, मनुची। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा है पूरी उड़ीसा में से पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप
है तो ये हो जाएगा आपको विष्णु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु। 31 का राइट आंसर बच्चों विष्णु राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती है? तांत्रिक है ना, तो देवी का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संत थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संत थी? तो ये हो जाएगा अंडाल। अंडाल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे आप अच्छी तरह से। अगला है 34 नंबर निम्नलिखित में से कौन नई नार संतों की रचना है? देखिए नई नार संतों की रचना जो यह तबरम है। तबरम ये भी दोनों मत मारिएगा। ठीक, 34 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 का क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन नई नार संतों की रचना है? बच्चों ये भी है नड इयारा दिव्य प्रबंधम तवरम ये भी दोनों लगाइए आप। ये भी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया है तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 35 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 35 नंबर प्रश्न में देखिए किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? तो ये हो जाएगा आपको तुर्की, फारस या ताजिकिस्तान। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट करके फटाक से। किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता? देखिए ताजिका है ना, तो ताजिकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ताजिकिस्तान। है ना, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, इसलिए थोड़ा गौर से पढ़िएगा क्वेश्चन सबको। अगला में है प्रश्न में है 36 नंबर निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मशेख कहा जाता था? सुल्तान उल मशेख कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग बच्चों, क्या होने वाला है? निजामुद्दीन ओलिया। निजामुद्दीन ओलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न में है कि खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया? खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया? तो ये आपको गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का। अगला प्रश्न में 38 नंबर में है कि गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, बाबा फरीद, गुरु तेग बहादुर। बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। गुरु अंगद। ठीक है, 39 नंबर में आते हैं। 39 नंबर प्रश्न में है गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया? बच्चों क्वेश्चन गौर से देखिए। 39 नंबर में गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न में है कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ था? कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ था? तो ये 12वीं शताब्दी में हुआ था बच्चों, 12वीं शताब्दी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न में है कि हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? देखिए हरिहर बुक्का है, हरिहर बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1336 ईस्वी में। बच्चों 1336 ईस्वी में राइट आंसर हो जाएगा कि हरिहर बुक्का ने
नगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए तो 41 का आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1336। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न में है सुलुव राजवंश का शासनकाल क्या था? देखिए सुलुव का है ना, तो इसका शासनकाल ये हो जाएगा 1485 से 1505। 1485 से 1505 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया? तो अराविदु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, 43 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न में है कि हम्पी की खोज किसने की? हम्पी की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉलिन मैकेंजी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉलिन मैकेंजी। 45 नंबर प्रश्न में है कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? बहमनी राज्य की स्थापना, यहाँ क्वेश्चन सबको गौर से देखिएगा, समझ के याद करिएगा। क्या पद यहाँ बोल दिया है कि बहमनी विजयनगर साम्राज्य, यहाँ पर कहती है बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये 1347 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न में है अब्दुल रज्जाक किस देश का राजदूत था? अब्दुल रज्जाक किस देश का राजदूत था? बताइए क्या होगा राइट आंसर? इसका फारस हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है बच्चों। 47वें प्रश्न में है कि विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? देखिए विजयनगर के राजा को क्या कहा जाता था? नरपति, राय या भी दोनों? नहीं, यहाँ पे ई होगा, सिर्फ राइट होगा। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राय। विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? तो राय, नरपति नहीं होगा बच्चों। यहाँ श्योर आप लोग याद रखिएगा, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को लेकर के तभी हमको दिक्कत हो गया था पिछले क्वेश्चन में, है ना। इसका राइट आंसर श्योर भी याद रखिएगा, राय होगा। ओके, 48 नंबर में आते हैं कि विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विरूपाक्ष हो जाएगा। ठीक है, आगे है 49वां प्रश्न में है कि विजयनगर का विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? तो ये था आपको 49 का क्वेश्चन नंबर क्या है? विजयनगर का विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है अमुक्त माल्यद किसने लिखा? राम राय, देव राय प्रथम, कृष्ण देव राय या फिर वसवन्ना? बताइए कमेंट करके, आपको यदि याद है तो इसका आंसर बता सकते हैं आप लोग। अच्छा चलिए, जो कमेंट बॉक्स में सी बताए होंगे बहुत ही अच्छी बात है कि आपको क्वेश्चन याद है। क्वेश्चन का लेवल तो देख रहे हैं आप लोग, इसलिए इसमें जितना क्वेश्चन है उसे अच्छी तरह से जरूर याद रखिए। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को याद कर लीजिए आप लोग, है ना। यदि हार्ड कॉपी में मतलब अवेलेबल हो जाता है तो हार्ड कॉपी निकाल लीजिए और उसे टिक लगा कर अच्छी तरह से याद कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न में है कि किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा? तो ये होगा डोमिंगो पेस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
52 नंबर में है अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो 3 खंडों में। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? 3 खंडों में। ये बताइएगा जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते हैं? जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते हैं? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा नकदी फसल। नकदी फसल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में है महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले में दी गई जमीन जो वंशानुगत हो गई क्या कहलाती है? मीरास, जजमानी या फिर वतन? बच्चों आपको पता है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों, यानी मीरास और वतन, ये दोनों सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न में है कि भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू कहाँ से आया? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कहाँ से आया था। बताइए तो आलू, टमाटर या तंबाकू कहाँ से लाया गया था? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट कीजिए, हम इसका वेट कर रहे हैं आप लोग का। इसका राइट आंसर बताइए 55 का। चलिए, तो 55 का राइट आंसर की बात करो तो बी हो जाएगा, यूरोप से। कहाँ से लाया गया था? यूरोप से लाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में है बादशाहनामा किसने लिखा? बादशाहनामा किसने लिखा? बताइए 56 का क्या राइट आंसर होगा? बादशाहनामा किसने लिखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अब अब्दुल हमीद लाहौरी। लाहौरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न में है आलमगीरनामा किसने लिखा? आलमगीरनामा, देखिए आलम तो यहीं से है, आंसर निकाल लीजिए। औरंगजेब, क्या हो जाएगा? औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया है? अगला प्रश्न में है कि तुजुक ए बावरी की रचना किस भाषा में हुई थी? देखिए तुजुक ए बावरी की रचना किस भाषा में हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग इसका क्या होगा आंसर। उर्दू, तुर्की, फारसी या फिर पंजाबी होने वाला है? क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए इसका राइट आंसर की बात करते हैं, पंजाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंजाबी। नो, पंजाबी नहीं होगा। यही तो हम देख रहे थे आप लोग क्या किया है। बताइए क्या होने वाला है? तुजुक ए बावरी की रचना किस भाषा में हुई थी? तो बच्चों इसका राइट आंसर तुर्की होगा, तुर्की भाषा में। बी इसका 110% करेक्ट है। ओके, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 59 नंबर प्रश्न में देखते हैं सुलह ए कुल का सर्वाधिक अर्थ क्या है? सुलह ए कुल का सर्वाधिक अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक शांति। सार्वभौमिक शांति। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न में है कि 1536 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। कब? 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते 61 नंबर प्रश्न में है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 61 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कार्नर वारिस। कार्नर, यहाँ पे कॉर्नर वालिस होगा, कॉर्नर वारिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
62 नंबर का 5वीं रिपोर्ट में क्या शामिल था? 5वीं रिपोर्ट में क्या शामिल था? तो 5वीं रिपोर्ट में जमींदारों और रेतों का अर्जिया, कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं, उपयुक्त सभी। बच्चों इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 63 में है कि आनंद मठ किसकी कृति है? आनंद मठ किसकी कृति है? बंकिम चंद्र जी का, बंकिम चंद्र जी का। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र। 63 का ए। आगे बढ़ते हैं। सूर्यास्त कानून किस पर लागू था? सूर्यास्त जो कानून है ये किस पे लागू था? तो जमींदार पे लागू था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 65 नंबर प्रश्न में है दामिन ई कोह का सीमांकन कब हुआ था? देखिए लॉन्ग वीडियो हो जाता है ना, बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कंटिन्यू बोलना, समझ सकते हैं आप लोग। तो अभी सुन रहे हैं बस, है ना। हम कंटिन्यू बोल ही रहे हैं। क्लास में भी क्या होता है कि थोड़ा रुक रुक के लोग बोलता है, यहाँ पर सो तो है नहीं। लाइव पर यदि मतलब एकदम लाइव पर रहते तो अलग बात है, लेकिन लाइव पर भी तो नहीं है। चलिए 65 नंबर प्रश्न में है कि दामिन ई कोह का सीमांकन कब हुआ? तो बच्चों इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या होने वाला है? 65 का राइट आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी में, 1832। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर में है अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? देखिए अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में। 67 में दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? 1868 ईस्वी में। कब हुआ था? 1868 ईस्वी में। देखिए 68 नंबर प्रश्न में है कि बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया? बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया? तो इसका राइट आंसर बताइए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 मई 1857 ईस्वी में को, 11 मई 1857 ईस्वी को। ठीक है, 69 नंबर प्रश्न में है कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया? तो ये 1856 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1856 ईस्वी। ठीक है, डी लगा लीजिए। अगला है 70 नंबर प्रश्न में है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय पूछ रहा है ना, तो 1857 कैनिंग था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई? किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 को, यानी 1856 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर में है कि 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से कमेंट करके आप लोग। 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डक्का शाह के नाम से कौन विख्यात थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलवी अहमदुल्लाह। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया? तो फांसी पर किसको लटका दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तंटिया टोपे।
आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना। अच्छा है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेम्स आउस्ट्रीम। जेम्स आउट्रीम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर प्रश्न में है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो चर्बी वाले कारतूस चर्बी वाले कारतूस इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए एक्सप्लेन करेंगे ना तो और ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, है ना, इसलिए शॉर्टकट में हम भी चल रहे हैं। और जिससे बस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए ना, यही क्वेश्चन सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जहाँ भी हमको लगेगा ना आपको पता नहीं होगा, हम वहाँ पर खुद ही बता देते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर बोलने की आवश्यकता है ही नहीं। 76 नंबर प्रश्न में है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। जैसे यहाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहाँ पे स्थित है, बम्बई में स्थित है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में किया गया था, है ना, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर प्रश्न में है कि संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास, देखिए पहला प्रयास जो है वही, ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले जो जनगणना करवाया गया तो कब हुआ था। 1872 ईस्वी में पहला जनगणना। इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है। 1872 ईस्वी का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई। 1878 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई। लिखा है नक्शा तैयार करने के लिए। किसके लिए, तो नक्शा तैयार करने के लिए। 79 नंबर में है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, 79 नंबर हो गया। 80 में चलते हैं अब। 80 नंबर प्रश्न में है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की, तो ये अहमदाबाद में किए थे। देखिए कितना चिल्ला चिल्ला के हमको बोलना पड़ रहा है, और आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कैसे अच्छा लगेगा बताइए। अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना, जैसे आगे आने वाला वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर प्रश्न में है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ। क्या है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1960 को, 16 को, 1916 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर प्रश्न में है 82 नंबर प्रश्न में अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ। देखिए अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन जो था वो कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में को, 1918 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा। 83 नंबर प्रश्न में है कि 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। 1919 की बात हो रही है ना, तो गांधी जी थे। कौन थे, गांधी जी। आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर प्रश्न में है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ कर दिया। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ये आरंभ किए थे असहयोग आंदोलन, याद रखिएगा। अगला है 85 नंबर में निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे। तो साइमन कमीशन के सदस्य मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास या गांधी जी। देखिए साइमन कमीशन कब हुआ था, 1928 ईस्वी में। कब हुआ था ये भी याद रखिएगा आप लोग। अब पूछ रहा है इसका सदस्य
तो इनमें से कोई नहीं होगा, कोई नहीं थे इसमें से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये लाहौर में हुए थे, जो अभी लाहौर में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है। ठीक ना, चलिए 86 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता 31 तो है ही, मार्च 1931 ईस्वी में, मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर प्रश्न में है, 88 नंबर प्रश्न में है बच्चों कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला रानी गैडी नल्यू कहाँ की थी? तो ये आपको 88 का ए हो जाएगा, मणिपुर के थे। कहाँ की थी? तो मणिपुर की। चलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का। आगे बढ़ते हैं। 89 में है सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब हुई? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 1932 ईस्वी को। अगस्त 1932 ईस्वी को। 90 नंबर प्रश्न में है 7 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो आंदोलन पेश किया? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या है क्वेश्चन में, 7 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते समय किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी होना चाहिए। देखिए इसका आंसर आप लोग पर हम छोड़ रहे हैं, क्या होगा बताएं, हम श्योर नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा 90 का क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। 91 में है कि 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की? 91 नंबर का क्वेश्चन है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की सरकार कहाँ स्थापित है? सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सिंगापुर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 92 में निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ये इसका होगा वेवेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेवेल। क्या है? क्लीमेंट है। क्या है? क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? देखिए ये क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? तो ये आपको फरवरी 1947 ईस्वी में ये घोषणा किया था। ठीक है, 20 का राइट आंसर होगा। 94 का है भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। 94 का हो गया डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर में है कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? देखिए क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, है संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। देखिए आपको सब यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछा जाएगा कि संविधान प्रारूप समिति के मतलब संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अच्छी तरह से आप इसको श्योर याद करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
96 नंबर, संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था? देखिए पूरा कब हुआ था? 49 में, 26 नवंबर 1949 ईस्वी में क्या हो गया था? पूरा हुआ था, याद रखेंगे 26 नवंबर, है ना। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर में है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? हिंदी को, क्वेश्चन में है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? था आर.बी. धुलेकर किए थे, आर.बी. धुलकर राइट आंसर होगा, ठीक है, यहाँ देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर में है, अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? देखिए अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर प्रश्न में है कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया? देखिए बच्चों 99 नंबर प्रश्न है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया? तो एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते थे? सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते थे? तो अब्दुल गफ्फार खान। बच्चों पूरी मतलब मुझे पूरा यकीन है, आशा है आप लोग पे कि आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़े हैं और देखे हैं, है ना। और यदि समझ में नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो को देखिए, बार बार इस वीडियो को देख करके सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, तभी एग्जाम देने जाइए, है ना। तो चलिए, यदि पूरा याद करके जाते हैं तो हम पूरा यकीन गारंटी के साथ कर सकते हैं कि 25 से 30 नंबर लाने से ऑब्जेक्टिव में कोई नहीं रोकेगा, कम से कम